नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री में आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो मेवाड़ राजवंश से लेकर आया हूं। दोस्तों, पीछे के एग्जाम में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सब इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से राजवंश पर पूछे जाते हैं? मेवाड़ राजवंश पर पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत हैं जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी है जो शायद आप पहली बार देखेंगे, और ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो पेपर नंबर 54, इससे पहले मैं राजस्थान हिस्ट्री पूरी करवा चुका हूँ। तो राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो अगर आप देखना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। विजय स्तंभ का प्रयोग एक राजकीय चिन्ह के रूप में होता है। विजय स्तंभ का प्रयोग एक राजकीय चिन्ह के रूप में मतलब इनमें से कौन से विभाग में राजकीय चिन्ह अपनाया गया? किसको? विजय स्तंभ को। मतलब इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ को राजकीय चिन्ह के रूप में राजस्थान पुलिस, राज्य पुलिस जो विभाग है ये अपना राजकीय चिन्ह इसे मानता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया। दोस्तों याद रखना, देखिए क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। यहां ये नहीं पूछा है शुरू किसने करवाया, यहां ये पूछा गया कि राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है इसको पूरा किसने करवाया है। इसका मतलब लिखने की शुरुआत किसने करी थी? तो दोस्तों, राणा कुंभा के शासनकाल में एक कवि थे जिनका नाम क्या था? कवि अत्रि। क्या नाम था? कवि अत्रि थे। उन्होंने इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखना शुरू किया था 1480 ईस्वी में। कब शुरू किया था? 1480 में। लेकिन कवि अत्रि इसे पूरा नहीं करवा पाए, और ये जब इसको पूरा नहीं करवा पाए तो दोस्तों इस काम को पूरा करने का कार्य किसने किया? कवि महेश ने किया है। तो अत्रि के द्वारा अधूरी छोड़ी गई ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसको पूरा करवाने का काम कवि महेश ने किया। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 11वीं सदी में निर्मित खवासन स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में किसने करवाया? देखिए, खवासन स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ है जो कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। ये खवासन स्तंभ बनवाया किसने? तो दोस्तों, यह किसने बनाया है? यह शाहजीजा ने बनवाया है। ये शाहजीजा जो है ये दोस्तों बघेल वंशीय है। कौन से वंश के है? ये बघेल वंशीय है। बघेल वंशीय शाहजीजा ने जो है ये 11वीं सदी में खवासन स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध एक जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोस्तों, इसी खवासन स्तंभ पर आदिनाथ जो है, इन आदिनाथ की मूर्ति भी क्या है? इस पर अंकित है। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 मंजिला डमरू के समान दिखाई देने वाली इमारत विजय स्तंभ किस मंजिल पर अल्लाह शब्द अंकित है? दोस्तों याद रखना, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ है वो कितनी मंजिला है? 9 मंजिला है। दूर से देखने पर कैसी आकृति दिखाई देती है? डमरू के समान दिखाई देती है। ठीक है। इसी के साथ ये विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ जो है इस पर एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है? अल्लाह शब्द। ये उसकी कौन सी मंजिल पर लिखा गया है इसकी बात हमें यहां करेंगे। तो दोस्तों, 11वीं सदी में निर्मित ये खवासन स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध ये जैन कीर्ति स्तंभ, 1 मिनट सॉरी दोस्तों, 9 मंजिला डमरू के समान दिखाई देने वाली इमारत विजय स्तंभ किस मंजिल पर अल्लाह शब्द अंकित है? तो दोस्तों ये तीसरी जो मंजिल है उस पर अंकित है। क्या शब्द है? अल्लाह जो शब्द है वो क्या है? अंकित है। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, यह जो अल्लाह शब्द है ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये अरबी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में है? ये अरबी भाषा में लिखा गया है। और दोस्तों, ये अगर पूछ लिया जाए कि अल्लाह शब्द कितनी बार लिखा गया है तो 9 मंजिला इमारत पर 9 बार ही क्या लिखा गया है? अल्लाह शब्द लिखा गया है। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के बारे में प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, और सभी क्वेश्चन यहाँ आपके हल हो रहे हैं। कितना मंजिला इमारत है? 9 मंजिला। किसके समान दिखाई देती है? शिव के डमरू के समान। ठीक है। उसकी कौन सी मंजिल पर लिखा हुआ है? तीसरी मंजिल पर। किस भाषा में लिखा हुआ है? अरबी भाषा में। कितनी बार लिखा गया है? 9 बार अल्लाह शब्द लिखा गया। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? कि चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ है ये निम्न में से किसको समर्पित है? कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? दोस्तों, ये आदिनाथ को समर्पित है। किस समर्पित है? यह आदिनाथ को समर्पित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने नहीं करवाया?
कि ये आपके सामने 4 दुर्ग हैं, इनमें से कौन से दुर्ग का निर्माण है वो किसने नहीं करवाया? ये राणा कुंभा ने नहीं करवाया। तो दोस्तों जालोर जो दुर्ग है, इस जालोर दुर्ग का निर्माण किसने नहीं करवाया है? यह है राणा कुंभा ने नहीं करवाया। बाकी बसंती दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग है, इन तीनों दुर्गों का निर्माण किसने? राणा कुंभा ने करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राणा कुंभा के दरबारी शिल्पकार मंडन, देखो राणा कुंभा के दरबार में कौन सा शिल्पकार था? मंडन था, ने किस दुर्ग का डिजाइन तैयार किया है? तो दोस्तों कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का डिजाइन तैयार करने वाले कौन है? मंडन। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पकार कौन है, शिल्पी कौन है, तो भी क्या आएगा? मंडन ही आएगा, जो किसके दरबार में रहता था? राणा कुंभा के दरबार में रहता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्तुकार मंडन मूलतः किस राज्य का निवासी था? जो राणा कुंभा के दरबार में एक वास्तुकार था जिनका नाम था मंडन, ये मूल रूप से कौन से राज्य का निवासी था? ये गुजरात का था, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों याद रखना, मंडन जो है वो कहाँ के निवासी थे? ये मूल रूप से गुजरात के निवासी थे, गुजरात के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे वास्तुकार मंडन तथा वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है? दोनों क्वेश्चन एक साथ बता रहा हूं दोस्तों कि निम्न में से किस नदी के किनारे वास्तुकार मंडन, जो राणा कुंभा के थे, गुजरात के निवासी थे, बहुत महत्वपूर्ण शिल्पी थे, कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी शिल्पी थे, और उसी के साथ वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी है। निम्न में से कौन सी नदी के किनारे? तो दोस्तों याद रखना, क्षिप्रा जो नदी है, उस क्षिप्रा नदी के किनारे वास्तुकार मंडन और वीर दुर्गादास राठौड़ की क्या बनी है? छतरी बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में रणकपुर मंदिरों का निर्माण हुआ? कि मेवाड़ का वह कौन सा शासक है, उसके काल में रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं उनका निर्माण हुआ है? तो राणा कुंभा जो है उसके शासन काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। बनाने वाला नहीं पूछा गया है, शासक पूछा गया है। तो शासक कौन था? राणा कुंभा के शासन काल में बनाई गई। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चवरी का निर्माण करवाया? तो यह भी हो सकता है कि श्रृंगार चवरी कौन से दुर्ग में है, तो यह क्वेश्चन भी आपका हल हो जाएगा। किसके विवाह में बनाई? तो राणा कुंभा की पुत्री का नाम क्या था? रमाबाई, और उसके विवाह के समय श्रृंगार चवरी का निर्माण करवाया था। तो वह कौन सा दुर्ग था? चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है श्रृंगार चवरी। श्रृंगार चवरी का संबंध है रमाबाई के विवाह से। रमाबाई किसकी पुत्री थी? राणा कुंभा की पुत्री थी। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ को किसने पूर्ण किया? इसमें से कौन है जिसने एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ को पूरा करने का काम किया है, पूर्ण करने का काम किया है? तो वह कौन है? वह कान्हा व्यास हैं, जो एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की? इनमें से कौन सा ग्रंथ ऐसा है जिसकी रचना किसने नहीं करी है? राणा कुंभा ने नहीं करी। दोस्तों याद रखना, मैंने आज बहुत से क्वेश्चन राणा कुंभा पर बनाए हैं, क्योंकि राणा कुंभा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। या तो क्वेश्चन मेवाड़ पे पूछते हैं तो महाराणा कुंभा पर, या फिर क्वेश्चन पूछ जाता है राणा कुंभा पर, महाराणा प्रताप पर, या फिर किस पे? राणा कुंभा पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन राणा कुंभा पर ही और महाराणा प्रताप पर ही बनाए जाएंगे। तो देखिए, देव मूर्ति प्रकरण जो है, ये ग्रंथ जो है ये मंडन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मंडन के द्वारा। बाकी संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध हैं, इन सभी ग्रंथों के निर्माण करने वाले, लिखने वाले कौन है? राणा कुंभा। लेकिन देव मूर्ति प्रकरण है वो उसके शिल्पकार कौन थे? मंडन, जो गुजरात के निवासी, जिनकी छतरी जो है वो दुर्गादास राठौड़ के साथ क्षिप्रा नदी के किनारे बनी है, वही मंडन है जिसने लिखा था एक ग्रंथ जिसका नाम क्या है? देव मूर्ति प्रकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजपुताना की आवल बाव की ऐतिहासिक संधि। देखो कितनी महत्वपूर्ण, शायद ये क्वेश्चन दोस्तों आपने पहली बार पढ़ा होगा। आवल बावल की संधि, दोस्तों ये नाम जो है ये इस तरह से थोड़ा मिस्टेक हुआ लिखने में। आवल और आवल के साथ क्या नाम है? आवल के साथ नाम है बावल। नाम क्या है?
बावल, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि राजपूताना की आवल बावल की ऐतिहासिक संधि किन दो राज्यों के मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित करने के लिए जानी जाती है? तो इनमें से कौन है? तो मेवाड़ और मारवाड़ जो राज्य हैं इनके मध्य मित्रता के संबंध स्थापित करने के लिए आवल बावल की संधि की जाती है। कौन सी संधि होती है? आवल और बावल की संधि मेवाड़ और मारवाड़ राज्यों के मध्य मित्रता के संबंध स्थापित करने के लिए हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मेवाड़ की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? कि इनमें से 4 घटनाएं आपके सामने है, इसमें से कौन सी घटना ऐसी है जो मेवाड़ की घटना प्रथम कलंक के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों वह है उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना। जो उदा है उन्होंने किसकी हत्या करी थी? महाराणा कुंभा की हत्या करी थी, जो मेवाड़ का प्रथम कलंक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुंभा का पुत्र था कौन? उदा जो है ये कुंभा के पुत्र थे। कुंभलगढ़ दुर्ग में तालाब के किनारे लगभग कब 1468 ईस्वी में किनकी हत्या कर दी थी? राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। इतने महत्वपूर्ण एक शासक राणा कुंभा, उसकी हत्या भी उसी के पुत्र उदा के द्वारा की जाती है। कब? 1468 ईस्वी में की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के रायमल के किस पुत्र को उड़वा राजकुमार कहा जाता है? ये एक बड़ी उपमा है उड़वा राजकुमार, और क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेवाड़ के रायमल के किस पुत्र को उड़वा राजकुमार कहा जाता है, कि वह कौन है जो उड़वा राजकुमार की उपमा से जाना जाता है? तो वह कौन है? वह पृथ्वीराज है, जिनको क्या कहा जाता है? उड़वा राजकुमार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राणा सांगा को विषम परिस्थितियों में किसका सहयोग मिला? इनमें से कौन है जब राणा सांगा संकट में थे, उस विषम परिस्थितियों में थे, उस समय राणा सांगा का सहयोग निम्न में से किसने किया था? तो हसन खां, झाला अज्जा और करमचंद पवार, ये तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने किसको? राणा सांगा की विषम परिस्थितियों में उनकी क्या करी थी? मददें करी थी। तो उपयुक्त सभी का जो क्वेश्चन है ऑप्शन है वही सही होगा कि उपयुक्त में से सभी जो है उन्होंने किसकी मदद करी थी? राणा सांगा की विषम परिस्थितियों में मददें करी थी। चलिए अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पोशाक व छत्र धारण कर युद्ध किया था? कि इनमें से कौन है? जब खानवा का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को। जब खानवा का युद्ध हुआ तो उस समय राणा सांगा की पोशाक और छत्र धारण कर इनमें से किसने युद्ध किया था? वो कौन था? झाला अज्जा था। झाला अज्जा ने, क्योंकि उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा जब घायल हो जाते हैं तो उस समय उनके पोशाक और छत्र धारण करते हैं कौन है? झाला अज्जा, और उनके प्राणों को एक बार बचा लेते हैं। ठीक है, तो उनका राज चिन्ह भी धारण कर लेते हैं कौन? झाला अज्जा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से किसने धर्म व समाज के विरुद्ध होकर राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था? कि इसमें से कौन है जिसने अपने धर्म और समाज के विरुद्ध होकर राणा सांगा की साइड में होकर राणा सांगा की तरफ होकर युद्ध किया था? तो वह कौन है? हसन खां। कौन था? हसन खां मेवाती नाम आपने दोस्तों सुना होगा, ये वही है हसन खां मेवाती, जो कहाँ के रहने वाले हैं? जो अलवर के मेव प्रदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? अलवर के मेव प्रदेश संबंधित हैं। जाति से ये मेव मुसलमान थे, लेकिन खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा की तरफ से सेना का नेतृत्व करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। वह वीर कौन थे? हसन खां मेवाती थे, जो अपने धर्म और समाज के विरुद्ध होकर भी राणा सांगा की तरफ से युद्ध लड़ा था। वो वीर सेनानायक तक कौन था? हसन खां मेवाती। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजपूत कालीन एक प्राचीन परंपरा पाती पेरवान को किस शासक ने निभाया? पाती पेरवन भी कहते हैं इसे, पाती पेरवन की राजपूतकालीन एक प्राचीन परंपरा थी। पाती पेरवान को किस शासक ने निभाया है? तो वह कौन था? राणा सांगा था। दोस्तों राजपूत काल में प्राचीन परंपरा पाती पेरवान को अपन ये कह सकते हैं पुनर्जीवित करने का श्रेय राणा सांगा को दिया जाता है। ये पाती पेरवान परंपरा लगभग एक बार दोस्तों नष्ट हो चुकी थी, लेकिन वापस से ये धर्म किसने निभाया? ये राणा सांगा के द्वारा निभाया गया है। वह राजपूताने का अपन ये कह सकते हैं कि अंतिम हिंदू शासक था, जिसने पहली बार विदेशियों यानी बाबर से लड़ने, विदेशी कौन? बाबर से लड़ने के लिए समस्त राजपूत शासकों के नेतृत्व में कौन सा युद्ध लड़ा था? खानवा का युद्ध लड़ा था मार्च 1527 में। 17 मार्च 1527 को इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युद्ध राणा सांगा ने नहीं लड़ा? इनमें से कौन सा युद्ध है जो राणा सांगा ने नहीं लड़ा है? तो दोस्तों वह युद्ध है दिवेर का युद्ध, क्योंकि दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में, और ये लड़ा था एक तो कौन? राणा प्रताप, महाराणा
प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था 1582 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध है। दोस्तों ये वही युद्ध है कि कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि दिवेर वर्तमान में कहाँ है, तो दिवेर वर्तमान में राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में है। तो खातौली का युद्ध किया था किसने? राणा सांगा ने। बाड़ी का युद्ध भी किसने किया था? राणा सांगा ने। ठीक है, और गागरोन का युद्ध भी राणा सांगा ने। लेकिन दिवेर का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने किया था 1582 में। ये राणा सांगा ने नहीं किया था और यही क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है? जहां राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। वह स्थान पूछा है कौन सा? खानवा स्थान पूछा है कि खानवा का स्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? जहां पर राणा सांगा और बाबर के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो दोस्तों याद रखना, खानवा वर्तमान में कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। ठीक है, युद्ध कब हुआ था? तो मैंने बता दिया 17 मार्च 1527 को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राणा सांगा का अंतिम संस्कार विधि विधान स्वरूप कहां संपन्न हुआ? जहां राणा सांगा की समाधि स्थल भी बना हुआ है। कि राणा सांगा का निम्न में से कौन से स्थान पर अंतिम संस्कार विधि विधान के स्वरूप हुआ था और वहां पर उनका समाधि स्मारक भी बना है, समाधि स्थल भी बना हुआ है। तो वह कहां है? वह मांडलगढ़। दोस्तों अगर पूछने जाए कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी। कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को बसवा दौसा में हुई थी। बसवा नामक एक स्थान है जो कहाँ स्थित है? ये दौसा में स्थित है, वहां उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया था। और मांडलगढ़ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, और जहां आज भी राणा सांगा का समाधि स्थल देखा जा सकता है, जहां पर उनका समाधि स्थल बना हुआ है। तो राणा सांगा का समाधि स्थल है मांडलगढ़ में और मृत्यु कहां हुई थी? बसवा दौसा में। कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का मुख्य कारण था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा कारण है जो राणा सांगा की हार का कारण बनता है? कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में बाबर के सामने सलाहद्दीन तंवर का बाबर से मिल जाना। बात बिल्कुल क्या है? सही है। सलाहद्दीन तंवर राणा सांगा की सेना में थे, लेकिन अंतिम समय में किससे मिल गए थे? बाबर से मिल गए थे। अगला, बाबर द्वारा तुगलक पद्धति से गोला बारूद का प्रयोग करना। ये युद्ध में, खानवा के युद्ध में गोला बारूद का प्रयोग हुआ किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। इसकी वजह से कौन हार गया था? राणा सांगा। मेवाड़ के कुछ असंतुष्ट सरदारों का होना, कि मेवाड़ के कुछ सरदार ऐसे थे जो सांगा से असंतुष्ट थे। इन सभी कारणों की वजह से राणा सांगा जो है वो कौन सा युद्ध हार गए थे? बाबर के सामने खानवा का युद्ध हार गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने किस मुगल सम्राट को राखी भेजी थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार इतिहास में ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। कर्मावती, या इसको कहते हैं कर्णावती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कर्णावती भी कहा जाता है। मुगल सम्राट को राखी भेजी थी, तो वह कौन था? हुमायूं को राखी भेजी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसे बनवीर के प्रकोप से सुरक्षित बचाया? कि पन्नाधाय जो है उसने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था, किसको बचाने के लिए? बनवीर जो है उसकी, बनवीर के प्रकोप से बचाने के लिए किसको सुरक्षित बचाया था? तो दोस्तों याद रखना, यह इन्होंने उदय सिंह को बचाया था। किसको बचाया था? उदय सिंह को। पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था? चंदन नाम था। चंदन का बलिदान कर पन्नाधाय ने मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक उदय सिंह को बचाया था। वो वहां चित्तौड़ से कहां ले गई थी उसको? चित्तौड़ से कुंभलगढ़ के दुर्ग में ले गई थी। किससे बचाने के लिए? बनवीर से बचाने के लिए। वहां के किलेदार का क्या नाम था? कि वहां जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसके किलेदार का जो नाम है वो क्या नाम था? आशा देवपुरा नाम था। पूछ लिया जाए कि उस समय उसके किलेदार का नाम क्या था, तो आशा देवपुरा जो है उनके पास रखा गया था। किनको? उदय सिंह को। किससे बचाने के लिए? बनवीर से। किसकी बलि दी? चंदन की। किसका पुत्र था? पन्नाधाय का पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि तुलजा भवानी का मंदिर निम्न में से कौन से दुर्ग में बना है? तो कौन से दुर्ग में बना है? चित्तौड़ के दुर्ग में बना है। तो ये मंदिर, तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो किसने बनाया था? बनवीर ने बनवाया था।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाराजा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। महाराजा उदय सिंह में मेवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, उनका राज्याभिषेक निम्न में से कहाँ हुआ था। तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में उनका राज्याभिषेक हुआ था, क्योंकि पन्नाधाय जो है वो इनको बचाने के लिए कहाँ लाई थी, कुंभलगढ़ में लाई थी। और कुंभलगढ़ के किलेदार जो थे वो आशा देवपुरा थे। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा उदय सिंह का 1537 ईस्वी में कि राज्याभिषेक कब हुआ, तो इनका राज्याभिषेक कब हुआ है, 1537 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। और जो कौन से दुर्ग में हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा उदय सिंह ने आधुनिक उदयपुर शहर को निम्न में से कब बसाया। तो दोस्तों याद रखना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने कौन सा शहर, वर्तमान जो शहर है उदयपुर को बसाया था। राणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में आधुनिक उदयपुर को बसाया। अपने राज्य की जो राजधानी है वो भी किसको बनाई थी, उदयपुर को बनाई थी। राणा उदय सिंह ने उदयपुर के राजमहलों की नींव जो है वो कौन से स्थान पर रखी थी, पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि जो राणा उदय सिंह हैं, उदय सिंह ने उदयपुर के राजमहलों की नींव में से कौन से स्थान पर रखी है, तो धूणी नामक स्थान पर उन्होंने महलों की नींवें रखी है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वीर सेनानायक जयमल फत्ता किसके सेनापति थे। ये भी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनसे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो वीर सेनानायक जयमल और फत्ता जो हैं वो राणा उदय सिंह के क्या थे, दो वीर सेना नायक थे। दोस्तों आपको याद होगा कि जयमल फत्ता राणा उदय सिंह के दो वीर सेनानायक थे, जिन्होंने 1567 ईस्वी में कब, जब अकबर ने आक्रमण कर दिया था, अकबर ने आक्रमण कर दिया, उस समय राणा उदय सिंह तो वहां से निकल जाते हैं और उनके स्थान पर युद्ध की कमान कौन संभाल लेते हैं, जयमल और फत्ता। उन्होंने केसरिया धारण कर लिया और वो युद्ध लड़ा। वो युद्ध इतनी वीरता से लड़ा गया कि अकबर जो है वो उनकी वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और उनकी वीरता से जब अकबर प्रभावित हुआ तो अकबर प्रसन्न होकर लाल किला जो है, लाल किले के द्वार पर इन दोनों वीर सेना योद्धाओं की जो प्रतिमाएं हैं वो अकबर ने कहाँ लगाई, लाल किले के द्वार पर लगाई। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण कि निम्न में से वह वीर जिनकी अकबर ने मूर्तियां जो हैं वो लाल किले में लगाई है, तो जयमल और फत्ता, क्योंकि 1567 में जो युद्ध हुआ था उसमें ये दोनों ही वीर सेनायक अकबर की सेना के खिलाफ बड़ी वीरता से लड़े थे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।